हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मीर और आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं ओशन 11 का अगला पार्ट ओशन 12 को। इस मूवी की रेटिंग की बात करूं तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 6.5 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 55% फ्रेश विद 60% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 58 आउट ऑफ 100 और इसे 82% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी की कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। इसमें जो डैनी की वाइफ है टेस, इस एक्ट्रेस का नाम है जूलिया रॉबर्ट्स। इस मूवी की रेटिंग कम होने का रीजन मतलब इस मूवी में जो इवेंट्स होते हैं उनकी वजह इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मूवी मुझे पहले पार्ट से ज्यादा पसंद आई, जिसका रीजन आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा। और अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो आपको ये मूवी ठीक से समझ नहीं आएगी, इसीलिए आप इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। और साथ ही इस मूवी में जो चोरी बताई गई है वो चोरी बहुत आसान और बहुत मुश्किल है। आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा ये चोरी कैसे होगी, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो चोरी होगी तब आप कहोगे इतना आसान था क्या। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है 3 साल पहले रोम में। रस्टी काम खत्म करके घर आता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड इजाबेल सो रही थी। रस्टी कहता है कि उसका दिन अच्छा नहीं गया। इजाबेल किसी चोरी की बात करती है कि चोरी की जगह उन्हें सबूत मिले हैं, जैसे जूतों के निशान जिसकी हील घसी हुई है। तब रस्टी अपने जूते देखता है, इसका मतलब रस्टी ही वो चोर है। इजाबेल आगे कहती है उन्हें वहां चोर का बाल मिला है, जिससे DNA टेस्ट के बाद उन्हें उस चोर के बारे में सब पता चल जाएगा। दरअसल इजाबेल पुलिस में है। यह सुनकर रस्टी बाथरूम की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम कनेक्टिकट स्टेट की एक बैंक में डैनी को देखते हैं, जो वहां अकाउंट खोलने आया था। वहां से निकल के डैनी एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। तब उसे टेस का कॉल आता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वही होता है जिसका उन्हें डर था। उनके घर के सामने टेरी खड़ा था। डैनी वहां से भागता है अपने घर की तरफ। टेरी टेस को धमकाता है कि उसे उसके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए, जबकि उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने भर दिए थे। टेस कहती है वो उन्हें कभी ढूंढ नहीं सकता। टेरी कहता है हाँ, मगर वो अकेला नहीं जो ओशन 11 को ढूंढ रहा है। इसका मतलब टेरी की किसी ने मदद की है डैनी को ढूंढने में। फिर टेरी टेस को धमकाकर चला जाता है। फिर टेरी मेलर ब्रदर्स के पास जाता है, फिर मियामी में येन के पास, फिर न्यू जर्सी में फ्रैंक के पास, लंदन में बेशर के पास, शिकागो में लाइनस के पास, न्यूयॉर्क में सॉल के पास, लुजियाना में लिविंगस्टन के पास, लास वेगास में रूबेन के पास। उसके बाद हम रस्टी को देखते हैं जिसने होटल खोला है। तब उसे टेरी का कॉल आता है। रस्टी वहां से भागने अपने कार की तरफ आता है, मगर तभी रस्टी की कार ब्लास्ट हो जाती है। इसका मतलब ये था वो भाग नहीं सकते। फिर पूरी टीम एक जगह मिलती है। पहले तो वो इस बात पर बहस करते हैं कि टेरी ने उन्हें ओशन 11 क्यों बुलाया। वो सब अपने अपने काम में माहिर हैं, मतलब उनकी लगने वाली है और उन्हें नाम की पड़ी है। फिर डैनी सबके पास के पैसे पूछता है। तब उन्हें मालूम पड़ता है 160 मिलियन डॉलर में से सबके मिलके 80 मिलियन डॉलर ही बचे हैं। लेकिन रूबेन के पास पूरे पैसे थे, क्योंकि उसने पैसे शेयर मार्केट में लगाकर उससे प्रॉफिट कमाया था। सॉल के पास भी पूरे पैसे थे, मगर वो पैसे वापस करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और अब उसे मरने से डर नहीं लगता और कोई उसे कुछ कहता भी नहीं, और सॉल वहां से चला जाता है। रूबेन कहता है वो सॉल के पैसे भर देगा। फिर डैनी कहता है उन्हें कोई काम चाहिए, बहुत बड़ा काम, जिससे वो टेरी के पैसे वापस कर सके, लेकिन वो अमेरिका में चोरी नहीं कर सकते थे। तब डैनी दूसरे देश जाने की बात करता है। तब रस्टी कहता है वो सब आज शाम को एम्स्टरडैम जा रहे हैं, क्योंकि एम्स्टरडैम में उन्हें मैथ्यू नाम के आदमी ने कोई काम दिया था। एम्स्टरडैम नाम सुनते ही फ्रैंक के कान खड़े हो जाते हैं। रस्टी उससे कहता है डैनी को मत बताना, वो क्या बात है हमें आगे पता चलेगा। फिर वो सब एम्स्टरडैम पहुंचते हैं। उनके होटल में चेकिंग करते वक्त वहाँ एक फुटबॉल टीम भी उसी होटल में चेकिंग करती है। कुछ देर बाद लाइनक्स रस्टी को कॉल करता है, लेकिन रस्टी अपने रूम में नहीं होता। तब हम रस्टी को देखते हैं। रस्टी छुप के किसी लड़की को देख रहा था। दरअसल वो इजाबेल थी, जिसे रस्टी छोड़कर भाग गया था, और वो पुलिस वाली थी। यही बात रस्टी ने फ्रैंक को डैनी को बताने मना किया था, क्योंकि उस वक्त फ्रैंक भी रस्टी के साथ एम्स्टरडैम में ही रहता था। अगले दिन वो मैत्सुई से मीटिंग करने जाते हैं, जहां वो एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करते हैं और बेचारे लाइनस को कुछ समझ ही नहीं आता। होटल वापस आने के बाद वो अपनी टीम को बताते हैं कि मैत्सुई ने उन्हें एक काम दिया है, वेंडरवुड नाम के एक अमीर आदमी का, जिसके पास दुनिया का पहला शेयर सर्टिफिकेट है, जो काफी एंटीक पेपर है, जिसे उन्हें चुराना है, जिससे उन्हें 2.5 मिलियन यूरोज मिलेंगे। ये सुनकर सब अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 हफ्ते में टेरी के पैसे वापस करना है, और इस रफ्तार से तो उन्हें कई महीने लग जाएंगे पैसे पूरे करते हुए। लेकिन इस काम के बाद मैत्सुई ने उन्हें 10 गुना बड़ा काम देने का वादा किया था, और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था इस काम को करने के अलावा। फिर वो अपने काम को डिस्कस करते हैं। दरअसल वेंडरवुड अपने घर से 10 साल से बाहर ही नहीं निकला था।
वो हर रात 1:30 बजे नींद की गोली खाकर सो जाता है, इसीलिए वो 3 बजे अंदर जाने का सोचते हैं। लेकिन उसके घर की सिक्योरिटी बहुत एडवांस थी। उसके घर में जगह जगह सेंसर लगे थे। उन्होंने किसी भी चीज को छुआ तो अलार्म बज जाएगी। उस घर की निगरानी के लिए अलग अलग जगह 5 कैमरे लगे थे, जिसपे 24 घंटे एक सिक्योरिटी कंपनी नजर रखती है। वो छत से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि छत पर 2 कैमराज लगे थे, वो भी वजन सेंसर वाले, और दरवाजे पर लेजर लाइट लगी थी। फिर वो चोरी की तैयारी करते हैं। बेशर उसके सामने वाली बिल्डिंग से वेंडरवुड के दूसरे फ्लोर की खिड़की का मेजरमेंट लेता है। फिर रस्टी को कॉल करके बताता है। रस्टी डैनी को बताता है वो सिर्फ दूसरे मंजिल से ही जा सकते हैं, लेकिन वो निशाने से कुछ इंच नीचे है, शायद ये काम नहीं हो सकता। जिसे सुनकर डैनी और रूबेन भी परेशान हो जाते हैं। फिर डैनी और रस्टी वॉक के लिए बाहर जाते हैं, जहां वो किसी नेगल के बारे में बात करते हैं, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जिससे वो किसी भी चीज की 3D इमेज बना सकता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ किसी चीज को देखकर रस्टी को एक आइडिया आता है। फिर रस्टी सबको उस आइडिया के बारे में बताता है और कहता है वो बिल्डिंग बगल वाली बिल्डिंग से जुड़ी नहीं है, लेकिन सबको ये मुश्किल लग रहा था। लेकिन रस्टी कहता है शूमैन नाम का चोर ये काम पहले भी कर चुका है। कोई और रास्ता न होने पर सब मान जाते हैं। वो कौन सा आइडिया था, वो रस्टी को कैसे पता, और वो बिल्डिंग में कैसे घुसेंगे, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं उन्होंने वेंडरवुड के घर के सामने एक नाव पार्क की है और उस नाव में बहुत सारी मशीन है। फिर येन तैरकर पानी में जाता है। तब हम लोगों को पता चलता है खिड़की का निशाना 3 इंच नीचे होने की वजह से उन्होंने पूरे घर को ही जैक लगाकर 6 इंच ऊपर उठा लिया। व्हाट ए जीनियस। फिर हम वेंडरवुड के सामने वाली बिल्डिंग पर बेशर और लिविंगस्टन को देखते हैं। फिर बेशर सामने वाली खिड़की में निशाना लगाता है और उसके ट्रिगर दबाते ही सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम रस्टी की एक्स गर्लफ्रेंड इजाबेल को देखते हैं, जो अब डिटेक्टिव बन चुकी है। वो एक कॉन्फ्रेंस में चोरों के बारे में बता रही थी। वो बता रही थी कि अब तक का सबसे बड़ा चोर गैस्पर लेमार्क नाम का एक आदमी है। किसी को नहीं पता वो कैसा दिखता है, क्योंकि उसकी कभी कोई तस्वीर नहीं खींची गई, लेकिन शायद वो बूढ़ा होकर मर चुका है। कई चोर उसकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, मगर एक ही चोर की लेमार्क से बराबरी की जा सकती है। उसका नाम है नाइट फॉक्स, जो हर चोरी करने के बाद चोरी की जगह एक लोमड़ी की मूर्ति रख कर जाता है, जिसे पकड़ने में अभी भी कई देश की पुलिस नाकाम है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये लाइन सुनकर कि नाइट फॉक्स को कई देशों की पुलिस पकड़ने में नाकाम है, मुझे तो एक ही लाइन याद आई, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर बैक टू द मूवी। एक असिस्टेंट आकर इजाबेल को वेंडरवुड के घर में चोरी की बात बताता है। इजाबेल वेंडरवुड के घर जाती है। इजाबेल को दरवाजे के पास जूतों के निशान मिलते हैं। वेंडरवुड को बेहोश किया गया था। पुलिस को समझ नहीं आता कि वो अंदर कैसे आए, क्योंकि वेंडरवुड ने सिक्योरिटी कोड किसी को नहीं बताए थे। लेकिन इजाबेल कहती है उन्हें कोड पता थे, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। फिर इजाबेल दूसरी मंजिल पर जाती है, जहाँ एक कीपैड था। उसके ऊपर उसे ढका हुआ होल दिखता है और सामने खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। तब इजाबेल कहती है उन्होंने शूमैन नाम के चोर की टेक्निक से चोरी की है। इजाबेल कहती है जाकर देखो, घर थोड़ा ऊपर होगा और वो चोर अमेरिकन है। इजाबेल समझ जाती है ये काम रस्टी का है, लेकिन कैसे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रस्टी और इजाबेल जब रिलेशन में आए थे, तब इजाबेल ने रस्टी को शूमैन के बारे में बताया था, जिसने चोरी करने पूरी एक बिल्डिंग को ही उठा लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग घर में कैसे घुसे। दरअसल बेशर ने उस कीपैड के ऊपर तीर चलाया। फिर लिविंगस्टन ने उस रस्सी से खिड़की से होते हुए एक डिवाइस भेजा। उस डिवाइस ने उंगलियों के निशान के जरिए कोड क्रैक कर लिया। फिर वो सब मेन डोर खोलकर अंदर आए, लेकिन जहाँ वो पेपर था वहाँ एक लोमड़ी की मूर्ति और एक टेप रखी थी। वो टेप प्ले होती है, जिसमें वो आदमी कहता है उसे पता है उन्होंने बेलाजियो में चोरी की थी और उसने ही उन्हें एम्स्टरडैम बुलाया है। उसने मेत्सुई को काम दिया और मेत्सुई ने उन्हें। तब रस्टी कहता है इसने ही टेरी को उनकी इन्फॉर्मेशन दी है। तब हम 1 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। ये आदमी टेरी को कॉल करके अपना नाम नाइट फॉक्स बताता है। नाइट फॉक्स, कुछ याद आया आपको? वो चोर जो चोरी की जगह एक लोमड़ी की मूर्ति छोड़कर जाता है। वो टेरी को ओशन 11 की खबर एक शर्त पर देने कहता है कि वो उन्हें मारेगा नहीं, बल्कि उन्हें पैसे वापस करने 2 हफ्तों का समय देगा, क्योंकि उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने भर दिए थे। टेरी मान जाता है और उससे उनकी डिटेल मांगता है। तब नाइट फॉक्स कहता है उसके टेबल पर रखी है। याद है मूवी की शुरुआत में टेरी ने टेस से कहा था वो अकेला नहीं जो ओशन 11 का दुश्मन है। लेकिन नाइट फॉक्स की ओशन 11 से क्या दुश्मनी है, हम आगे देखेंगे। वही प्रेजेंट टाइम में इजाबेल को एक ड्रिल दिखती है, जिसे डैनी की टीम छोड़कर गई थी। उसे देखकर इजाबेल समझ जाती है। वो कहती है यह नाइट फॉक्स था। वो दूसरे ऑफिसर को एक रेस्टोरेंट से मेत्सुई को पकड़कर लाने कहती है।
आप सोच रहे होंगे इजाबेल चोरों के पैतरे इतनी आसानी से कैसे समझ लेती है। इसका जवाब भी हमें मूवी में आगे पता चलेगा। पुलिस वाले मेत्सुई को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। पुलिस को लगता है मेत्सुई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इजाबेल उसके पास जाकर उसके कान में कुछ बोलती है और वो रोते हुए सब बता देता है। फिर हम देखते हैं फ्रैंक कहीं से निकल रहा होता है और इजाबेल उसके सामने खड़ी थी। वही रस्टी फोन पर किसी से बात करता है और मोबाइल वही टेबल पर रखता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता वो कौन है और उसकी इन लोगों से क्या दुश्मनी है। रस्टी ने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रस्टी दरवाजा खोलता है तो सामने इजाबेल खड़ी थी। वो डैनी और यन को देख लेती है। रस्टी दरवाजा बंद करता है और सबको छुपने बोलता है, फिर वापस दरवाजा खोलता है। इजाबेल अंदर आकर रस्टी को उसी की फोटो दिखाती है जब वो उस पर नजर रख रहा था। रस्टी फोटो देखकर उसे मोबाइल के पास टेबल पर रख देता है। इजाबेल उससे पूछती है नाइट फॉक्स उनके पीछे क्यों पड़ा है। नाइट फॉक्स, अब ओशन 11 को उसका नाम पता चल जाता है। इजाबेल नाइट फॉक्स की तारीफ करते हुए कहती है पता लगा वो क्या चाहता है और उससे माफी मांगो, और जाते जाते कहती है फ्रैंक उसकी हिरासत में है। रस्टी पूछता है कौन से जुर्म में। वो कहती है उन्हें वेंडरवुड के घर से फ्रैंक के साइज के जूतों के निशान मिले हैं और उसने यहाँ आकर नकली क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था जिससे उन्हें ढूंढना आसान था। इजाबेल के जाते ही सब रस्टी के ऊपर भड़कने लगते हैं कि उसने ये बात उनसे छुपाई कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यही है और वो एक डिटेक्टिव है। वो पूछते हैं उसे चोरों के पैतरों के बारे में कैसे पता। रस्टी कहता है क्योंकि उसका बाप भी एक माहिर चोर था, लेकिन उसके 9वें बर्थडे पर वो पकड़े गए और जेल में ही मर गए। लाइनस कहता है उसने डैनी और यन को देख लिया है और अब उनकी फोटो हर पुलिस वाले के पास होगी। फोटोज मतलब स्केच। अब तक तो उसने होटल के बाहर निगरानी भी लगा दी होगी। रस्टी कहता है एक बात तो अच्छी हुई, उन्हें उनके दुश्मन का नाम पता चल गया, नाइट फॉक्स। रस्टी कहता है एक फोन से उसे नाइट फॉक्स के बारे में सब पता चल जाएगा। रस्टी जैसा ही अपना फोन लेने जाता है वहाँ फोन ही नहीं होता। रस्टी समझ जाता है फोन इजाबेल के पास है। वही पुलिस ने होटल के बाहर नजर रखी हुई थी, लेकिन उनके पास रस्टी, डैनी और यन की ही फोटोज थी। होटल में वो लोग यन को एक बैग में रखते हैं और फुटबॉल प्लेयर के कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। आपको याद होगा जब उन लोगों ने होटल में चेक इन किया था तब एक फुटबॉल टीम ने भी उनके साथ उसी होटल में चेक इन किया था, लेकिन वो उनका बैग जिसमें यन है उनसे अलग रख देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब किसी रेलवे स्टेशन पर है और डैनी फुटबॉल टीम के मैनेजमेंट से बात करके उस बैग का पता लगाता है। वही दोनों भाई बहस कर रहे थे कि कौन सी फुटबॉल टीम में 50 साल के प्लेयर होते हैं। डैनी कहता है रस्टी 50 साल का नहीं दिखता। वो कहते हैं हम रस्टी की बात नहीं कर रहे थे। डैनी कहता है बताओ, आज तो तुम मुझे बता ही दो, मैं तुम्हें कितने साल का दिखता हूँ। वर्जिल कहता है 48, 52। डैनी ठंडी सांस लेकर उनके पास से बेशर के पास जाता है और उससे पूछता है। बेशर भी कहता है वो 50 साल का दिखता है। लाइनस रस्टी से कहता है टेस का चेहरा उससे मिलता है, लेकिन किससे वो भी हम आगे देखेंगे। वही वो बैग को एयरपोर्ट से कोई पिकअप करता है। फिर हम सॉल को देखते हैं जो अपने घर में परेशान बैठा था। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है और साथ ही डैनी की वॉइस ओवर आती है कि नाइट फॉक्स का असली नाम टुलूर है जो एक रईस है और उसे लेमार्क ने ट्रेनिंग दी है। लेमार्क याद है ना आपको, इजाबेल ने बताया था दुनिया का सबसे बड़ा चोर। नाइट फॉक्स ने अब तक कई चोरियां की थी, लेकिन उन्हें फंसाने के लिए डैनी उससे बदला लेने तय करता है। जब नाइट फॉक्स मतलब टुलूर सुबह उठकर देखता है तब उसकी पेंटिंग्स गायब थी, जिसे देखकर वो हंसता है और वो इटली में रहता है। अगली सीन में डैनी टुलूर के घर में था। आप सोच रहे होंगे पुलिस को तक नाइट फॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन डैनी को कहां से पता चला। डैनी उन्हें फंसाने की वजह पूछता है। टुलूर बताता है कुछ दिन पहले जब वो अपने गुरु लेमार्क से मिलने गया था तब लेमार्क के साथ कोई इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय बैठा था और वो बिलाजियो में हुई चोरी की तारीफ कर रहा था और कह रहा था वो चोर दुनिया के सबसे माहिर चोर है और उससे लेमार्क भी सहमत था, जिससे टुलूर का ईगो हर्ट हो गया। अब उसे लेमार्क के सामने साबित करना है कि वो ही दुनिया का सबसे बेहतर चोर है, जिसके लिए वो डैनी को कहता है कि वो दोनों एक ही चीज को चुराने की कोशिश करेंगे और एक के जीतने पर साबित हो जाएगा कि कौन लेमार्क के बाद दुनिया का सबसे माहिर चोर है। डैनी उससे कहता है उसके लिए ये मजे की बात है, लेकिन यहाँ कई जिंदगियां दांव पर है और डैनी उससे धमकी देकर जाने लगता है। तब टुलूर उसे एक ऑफर देता है, अगर वो हार गया तो वो टेरी के पैसा वापस करेगा और गारंटी के लिए पैसा पहले ही लेमार्क के पास जमा करा देगा। ये सुनकर डैनी मान जाता है और उससे पूछता है उन्हें क्या चुराना है। टुलूर बताता है फेमस कोरोनेशन एग, जो आज सुबह, याद रखिए, आज सुबह कड़ी सुरक्षा में पेरिस से रोम के लिए निकला है, जिसे सोमवार को म्यूजियम में रखा जाएगा। टुलूर कहता है म्यूजियम में रखने के बाद डैनी के पास 48 घंटे हो गए उसे चुराने के लिए। जिसने भी चुरा लिया उससे ये साबित हो जाएगा कि कौन सबसे बेहतर चोर है, लेकिन मुकाबले के लिए कोरोनेशन एग ही क्यों? वेल, इसका जवाब हमें मूवी में आगे पता चलेगा। फिर हम इजाबेल को देखते हैं। रस्टी के मोबाइल पर कॉल आती है। इजाबेल उससे रस्टी की सेक्रेटरी बनकर बात करती है। दूसरी तरफ नेगल था।
आपको याद है रस्टी ने डैनी को बताया था नेगल किसी 3D टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वो इजाबेल को कहता है उसने वो चीज बना ली और रस्टी को उस चीज के डबल पैसे देने पड़ेंगे। इजाबेल पूछती है कुछ और बताना है। नेगल कहता है रस्टी को बोलना सेक्सी सेक्रेटरी रखना ओल्ड फैशन हो गया है। और उसके कॉल काटते ही नेगल की सेक्सी सेक्रेटरी आती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन नेगल ने इजाबेल को नहीं बताया था वो क्या बना रहा है। इजाबेल भी रोम पहुंचती है क्योंकि नेगल भी रोम में था, इसका मतलब रस्टी भी रोम में है। इजाबेल टैक्सी में अपने सीनियर से कोड 1007 लागू करने को कह रही थी ताकि वो रोम की पुलिस फोर्स को इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसका सीनियर कहता है जब तक ये नहीं पता चलेगा वो क्या चुराने वाले हैं वो साइन नहीं करेगा। तभी इजाबेल को कार के बाहर कोरोनेशन एग की फोटो दिखती है और वो समझ जाती है वो ये ही चुराने वाले होंगे क्योंकि वो रोम में लाया जाने वाला है। डैनी अपने होटल में आता है जहाँ यन पहुंच गया था। वो कैसे पहुंचा? वही इजाबेल अपने सीनियर के पास जाती है कोड 1007 पर साइन करवाने, और तब इजाबेल बताती है अगर ओशन 11 और नाइट फॉक्स में मुकाबला चल रहा है तो ओशन 11 कोरोनेशन एग चुराने वाले हैं। वो पूछता है लेकिन कोरोनेशन एग ही क्यों? तब इजाबेल बताती है क्योंकि 24 साल पहले कोरोनेशन एग को लेमार्क ने चुराया था, लेकिन उसकी बीवी ने एग वापस कर दिया था। लेकिन ये जानने के बाद भी ऑफिसर कोड 1007 पर साइन नहीं करता। वापस आते वक्त इजाबेल को एक कलीग कॉल करके बताता है कि 6 बजे किसी एंड्रू सेमेंटे के साथ उसकी मीटिंग है क्योंकि उसके घर से पेंटिंग्स चोरी हुई है। फिर हम डैनी की टीम को देखते हैं। वो सब म्यूजियम का मुआयना कर रहे थे जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो एग जहाँ रखा जाता है वहाँ लेजर लाइट लगी होती है जो रैंडमली मूव करती है और उन्हें पार कर पाना नामुमकिन है, मतलब उन्हें सुबह चोरी करनी होगी। लेकिन इजाबेल ने रस्टी के अलावा डैनी और यन को देख लिया था, इसीलिए वो भेष बदल कर जाने का फैसला करते हैं। फिर वो सब अपना प्लान डिस्कस करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ नेगल आता है और उन्हें एग की 3D इमेज दिखाता है। प्लान के मुताबिक लाइनस को एग चुराकर उस प्लेट को वहां रखना था जिससे एग चुराने के बाद भी सबको एग की 3D इमेज दिखती। फिर नेगल रस्टी से उसकी डबल पेमेंट मांगता है क्योंकि 2 दिन पहले उसने रस्टी को कॉल करके डबल पेमेंट की बात की थी, जिसे सुनकर सब निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि अब तक इजाबेल को सब समझ में आ गया होगा। वही इजाबेल अपने होटल आती है जहाँ पहले से रस्टी बैठा था। रस्टी इजाबेल से उसका फोन वापस मांगता है लेकिन इजाबेल फोन वापस देने से इनकार कर देती है। फिर वो दोनों थोड़ी पुरानी बातें करते हैं और इजाबेल रस्टी को जाने कहती है। वो उसे बताती है उसे 6 बजे एंड्रू सेमेंटे नाम के आदमी से मिलने जाना है क्योंकि उसके घर से पेंटिंग्स चोरी हुई है, और रस्टी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही इजाबेल कोड 1007 के ऑर्डर पर अपने सीनियर की नकली सिग्नेचर करती है। फिर 6 बजे एंड्रू सेमेंटे से मिलने जाती है जो कोई और नहीं नाइट फॉक्स था। वो इजाबेल को उसके घर के खुफिया कैमरास की फुटेज की DVD देता है। वही लाइनस एग को चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। होटल आकर इजाबेल डिपार्टमेंट को कोड 1007 फैक्स करती है और फोर्स मंगवाती है और उन्हें बाकी सबकी फोटोज भी भेजती है। तब हम इजाबेल के लैपटॉप में नाइट फॉक्स की कैमरास फुटेज देखते हैं जिसमें सिर्फ लाइनस, बैशर और टर्क को छोड़कर डैनी की पूरी टीम दिख रही थी। फिर आता है चोरी वाला दिन। रस्टी और डैनी को छोड़कर सब म्यूजियम में जा रहे थे, लेकिन पुलिस डैनी को होटल से रस्टी को एक रेस्टोरेंट से पकड़ लेती है। वही म्यूजियम में पुलिस बाकी सबको भी पकड़ लेती है, लेकिन लाइनस, बैशर और टर्क वहां से भागने में कामयाब होते हैं। अब ये तीनों ही बचे थे, उन्हें समझ ही नहीं आता वो आगे क्या करे। तब लाइनस आइडिया देता है कि टेस के जरिए वो ये काम कर सकते हैं क्योंकि टेस की शक्ल एक मशहूर एक्ट्रेस से मिलती है जिसकी वजह से वो एग के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो इसी प्लान पर काम करने तैयार होते हैं। तब कैमरा एक काले बैग की तरफ फोकस करता है। फिर लाइनस टेस को कॉल करके रोम बुलाता है, मगर वो टेस को नहीं बताता कि डैनी पकड़ा जा चुका है। अगले दिन टेस रोम पहुंचती है। गाड़ी में लाइनस उसे कहता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्लान बदलना पड़ा। अब नए प्लान में उसे भी एक रोल निभाना होगा जिसके लिए उसे एक मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट बनकर म्यूजियम में एग के करीब जाना होगा। वैसे आपको याद दिला दूं, ये एक्ट्रेस सच में जूलिया रॉबर्ट ही है, मतलब वो मूवी में खुद का ही नकली रोल करने वाली है। फिर लाइनस एक होटल में फोन करके बताता है कि वहाँ जूलिया रॉबर्ट आने वाली है। होटल के सामने पहुंचते ही वहाँ पूरे मीडिया वाले भी पहुंच गए थे और टेस को जूलिया रॉबर्ट समझ रहे थे, जो कि वो सच में है। होटल में जाते ही वहाँ मेरा फेवरेट एक्शन हीरो उसे देखता है, ब्रूस विल्स। ब्रूस विल्स ने इस मूवी में ब्रूस विल्स का ही रोल निभाया है। होटल रूम में टेस परेशान हो रही थी कि वो ये काम कैसे करेगी और बाकी सब उसे समझा रहे थे, और तभी डोरबेल बजती है और रूम में ब्रूस विल्स आता है जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। ब्रूस विल्स जूलिया रॉबर्ट्स के मैनेजर से बात करने कहता है क्योंकि उससे उसे कुछ काम था। तब टेस उससे फोन लेकर खुद बात करने कहती है। फोन की दूसरी तरफ असली जूलिया रॉबर्ट होती है। फिर टेस सिग्नल का बहाना बना के फोन कट कर देती है। तभी ब्रूस विल्स दूसरा फोन निकाल कर कॉल लगाने वाला होता है। तभी वहाँ सॉल आता है और खुद को जूलिया का डॉक्टर बताकर फोन को अंदर रखने कहता है।
क्योंकि उससे जूलिया के बच्चे को खतरा हो सकता था। हाँ, असली जूलिया रॉबर्ट उस समय मतलब मूवी में उस समय प्रेग्नेंट थी। फिर वो तैयार होकर म्यूजियम के लिए निकलते हैं और ब्रूस विल्स भी उनके साथ जाता है। दूसरी तरफ टेस और बाकी सब म्यूजियम पहुंचते हैं, जहाँ बहुत सारे जूलिया रॉबर्ट्स के फैन भी आ गए थे। वो जल्दी एग के तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इजाबेल ने उन लोगों पर नजर रखी हुई थी। फिर वो सब एग के पास फोटो खिंचाने खड़े होते हैं। तभी सॉल टेस को इशारा करता है। टेस तबीयत खराब होने का नाटक करती है। तभी लाइनस एग चुरा लेता है और वहाँ वो प्लेट रख देता है, जिससे एग की 3D इमेज दिखने लगती है। लेकिन इजाबेल कैमरास की मदद से लाइनस को देख लेती है और म्यूजियम बंद करने कहती है। वो टेस को लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी इजाबेल वहां आकर उनका भांडा फोड़ देती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही असली जूलिया रॉबर्ट से बात की थी, जो कि अभी लॉस एंजलिस में है। और पुलिस आकर उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। ब्रूस विल्स इजाबेल से पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं पूरी टीम फिर से जेल में रियूनाइट होती है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के बाहर कई गाड़ियां आती हैं। वो FBI की थी। FBI ऑफिसर इजाबेल को एम्स्टर्डम जाने कहती हैं, जहां उसके ऊपर कार्रवाई होगी कोड 1007 पर नकली साइन करने के लिए। फिर वो FBI ऑफिसर उन सबको देखती है, जहां लाइनस थोड़ा घबराया हुआ था, इसीलिए वो उसे पूछताछ के लिए लेकर जाती है। जहां पहले तो वो लाइनस को डराती है कि उसे बेलाजियो में चोरी करने के लिए कड़ी सजा मिलेगी। फिर उसे ऑफर देती है अगर वो गवाह बनकर बाकी के खिलाफ बयान दे दे तो उसे जमानत मिल जाएगी और उसे शायद माफ भी कर दिया जाए। पहले तो लाइनस मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। फिर FBI पूरी टीम को एक एक करके बाहर निकालती है और अलग अलग गाड़ियों में लेकर वहां से निकलती है उन्हें अमेरिका ले जाने। FBI की गाड़ी के पीछे इजाबेल भी थी। आप सोच रहे होगे वो सब पकड़े गए, अब क्या होगा, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। वो FBI एजेंट दरअसल लाइनस की माँ थी। वो कोई FBI ऑफिसर नहीं थी, ये सब उनका प्लान था। टेस भी नाराज होती है उसे चोर बनाने के लिए, लेकिन डैनी उसे मना लेता है। तभी उन गाड़ियों में से एक गाड़ी अलग रास्ते पर निकल जाती है, जिसमें रस्टी था। इजाबेल उस गाड़ी का पीछा करती है, जो एयरपोर्ट में जाकर रुकती है। इजाबेल का ड्राइवर उसे छोड़कर निकल जाता है। वहाँ रस्टी और एक प्राइवेट प्लेन खड़ा था। इजाबेल को समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। रस्टी उससे कहता है उसके पिता जिंदा है। उसकी माँ ने उससे झूठ बोला था कि उनकी मौत हो गई है। डाइवोर्स के बाद इजाबेल की माँ ने उसके डैड को बोला था अगर उन्होंने इजाबेल से मिलने की कोशिश की तो वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। रस्टी इजाबेल को उसके डैड से मिलाने अपने साथ चलने कहता है, क्योंकि वो वापस गई तो वैसे भी उसके ऊपर नकली साइन के लिए कार्रवाई होगी, क्योंकि नकली साइन करने के बाद भी वो किसी को पकड़ नहीं पाई। इसका जवाब वो अपने डिपार्टमेंट को नहीं दे सकती थी, इसीलिए इजाबेल रस्टी के साथ जाने तैयार हो जाती है। प्लेन में इजाबेल रस्टी को उसका मोबाइल वापस करती है और सीन फिर से उस काले बैग की तरफ फोकस करता है। वही दूसरी तरफ फ्रैंक के पास एक वकील आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो वकील था ब्लूजर। आप भी कंफ्यूज हो गए ये सब हो क्या रहा है। सब्र रखिए, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। हम नाइट फॉक्स को अपने घर आते हुए देखते हैं। उसकी मेड बताती है उससे मिलने कोई मेहमान आए हैं। वो जाकर देखता है तो वो डैनी और टेस थे, जो आराम से बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। नाइट फॉक्स उन्हें टॉन्ट मारता है कि उन्हें कहीं जाकर छुपना चाहिए, टेरी उन्हें कभी भी मार सकता है। डैनी उससे पूछता है उसने एग कैसे चुराया। वो कहता है कि पहले डैनी माने कि वो सबसे बेहतर चोर है। डैनी कहता है वो पहले बताए फिर वो मान लेगा। नाइट फॉक्स बताने मान जाता है। नाइट फॉक्स बताता है मंगलवार रात को जब एग म्यूजियम में पहुंचा। डैनी पूछता है मगर वो उसकी टीम से बचकर अंदर कैसे गया। तब वो बताता है म्यूजियम के ऊपर से चढ़कर। डैनी पूछता है उसने लेजर लाइट कैसे पार की। तब नाइट फॉक्स बहुत अजीब जवाब देता है, डांस करके। मतलब नाइट फॉक्स इतना फ्लेक्सिबल था, उसने गाना सुनते हुए और डांस करते हुए लेजर्स को पार कर लिया। ये सुनने के बाद डैनी कहता है वो सबसे बेहतर है, फिर उससे जीतने के शर्त के मुताबिक पैसे मांगता है। नाइट फॉक्स उसका मजाक बनाने लगता है कि वो हारे हैं, लेकिन डैनी और टेस का लुक चेंज नहीं होता। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल जिस रात वो एम्स्टर्डम से निकले थे और वो एक रेलवे स्टेशन पे थे, वो रेलवे स्टेशन पेरिस का था। उसी दिन उनसे द लेमार्क मिलने आया था और उसने ही जानबूझ के नाइट फॉक्स को ओशन 11 के खिलाफ उकसाया था। फिर लेमार्क उन्हें एग की जानकारी देता है। फिर हम देखते हैं वो एग फ्राइडे के दिन पेरिस से निकलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब सिक्योरिटी किसी एंटिक चीज को लेकर जाती है तब सिक्योरिटी में नकली चीज होती है और अथॉरिटी उसे किसी के साथ आम चीज की तरह भेजती है ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसा ही उस एग के साथ होता है। सिक्योरिटी एक नकली एग को लेकर निकलती है और एक आदमी काले बैग में असली एग को लेकर निकलता है। उसके पीछे डैनी की टीम होती है और लाइनस के पास ठीक वैसा ही बैग होता है। जब वो ट्रेन में बैठता है उसके साथ 2 सिक्योरिटी वाले सिविल ड्रेस में होते हैं और डैनी और उसकी टीम उसके चारों तरफ बैठे थे। थोड़ी देर बाद वो सब आपस में लड़ने लगते हैं और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। और इसी बीच लाइनस असली बैग को नकली बैग से बदल देता है और अगले स्टेशन पर वो सब उतर जाते हैं। मतलब रोम में आने से पहले पेरिस में ही डैनी ने उसे चुरा लिया था, वो भी बड़ी आसानी से। इससे 2 सवाल निकल कर आते हैं। पहला, उन्हें नाइट फॉक्स से मिलने से पहले ही कैसे पता चला कि वो उसी एग को चुराने का मुकाबला रखेगा। वेल, इसका आंसर बहुत सिंपल है,
क्योंकि लेमार्क उसका गुरु था। उसे पता था नाइट फॉक्स क्या चुराने बोलेगा। डैनी ने उसकी बात मानने का दिखावा किया और बाकी हमने मूवी में जो भी देखा, उनकी म्यूजियम में चोरी करने की तैयारी, उनका गिरफ्तार होना, सब उनके प्लान का हिस्सा था ताकि नाइट फॉक्स को लगे वो जीत रहा है। इसीलिए जब उन्हें नेगल के जरिए पता चला कि इजाबेल को अब सब पता है, फिर भी वो म्यूजियम में चोरी करने गए क्योंकि उन्हें खुद को पकड़वाना था। और जब इजाबेल ने रस्टी को बताया वो उस आदमी से मिलने जा रही है जिसके घर पेंटिंग की चोरी हुई है, उन्हें पता चल गया था नाइट फॉक्स उसे सीसीटीवी फुटेज जरूर देगा, क्योंकि उसके कैमराज में उन्होंने जानबूझकर अपनी फुटेज छोड़ी थी जिसमें लाइनस, बेशर और टर्क नहीं थे। दूसरा सवाल, आखिर लेमार्क ने नाइट फॉक्स को उकसाया ही क्यों और ओशन 11 को क्यों फंसाया? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। लेकिन वही ये जानकर कि नाइट फॉक्स ने नकली एग चुराया है, उसके दिमाग में ये आया होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। डैनी उसे उसकी पेंटिंग की लोकेशन बताता है और हारा हुआ नाइट फॉक्स उन्हें जाने कहता है क्योंकि पैसे पहले ही लेमार्क के पास जमा थे। डैनी और टेस वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम रस्टी और इजाबेल को कहीं आते हुए देखते हैं। इजाबेल उससे पूछती है ये कौन है। तब यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। रस्टी उसे लेमार्क के पास लेकर आता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चोर जिसके बारे में इजाबेल सबको बताती थी, वो द ग्रेट लेमार्क ही उसके पिता थे। मतलब इजाबेल दुनिया के सबसे बड़े चोर की बेटी थी। अब आपको समझ में आया इजाबेल चोरों के पैतरों को इतने आसानी से कैसे समझ जाती थी, क्योंकि वो खुद खानदानी चोर थी। वो दुनिया के सबसे बड़े चोर की बेटी थी। फिर दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलते हैं और रस्टी के पास वही काला बैग था जिसे हमें मूवी में बार बार दिखाया गया। और यही वजह थी लेमार्क ने ओशन 11 को फंसाया था, क्योंकि उसे पता था ओशन 11 में रस्टी है और वही इजाबेल को उससे मिला सकता है। क्योंकि इजाबेल लेमार्क से पुलिस ऑफिसर बनकर मिलती तो वो उसे गिरफ्तार करती। ये पूरी मूवी बाप बेटी को मिलाने के लिए थी जिसे लेमार्क ने प्लान किया था। नाइट फॉक्स और टेरी तो उसके प्लान के बस छोटे से मोहरे थे। इससे वो अपनी बेटी से भी मिल गया, उसे एग भी मिल गया, ओशन 11 को टेरी को देने पैसे भी मिल गए, नाइट फॉक्स का घमंड भी टूट गया। अब आप भी मान गए होंगे क्यों लेमार्क को दुनिया का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूबेन 198 मिलियन डॉलर का चेक टेरी को लाकर देता है और टेरी उसे वार्निंग देता है अगली बार ओशन 11 ने उसे लूटने की कोशिश की तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वही रूबेन के पीछे हम नाइट फॉक्स को देखते हैं। इसका मतलब कहानी अभी बाकी है। मूवी के आखिरी सीन में हम ओशन 11 के साथ इजाबेल को एंजॉय करते हुए देखते हैं और अब वो ओशन 11 नहीं ओशन 12 हो जाते हैं। इसीलिए इस मूवी का नाम ओशन 12 है और मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आप इस मूवी का तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको लेमार्क से मिलने ले जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।